गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास में। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा था। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था पार्ट्स ऑफ फ्लावर को, कि फ्लावर के पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट कौन कौन से फंक्शन के लिए होते हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि हमारा एंथर जो होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो होती है ये फीमेल पार्ट होती है, राइट। ये सब बात हम कर चुके थे। अच्छा, ये कौन सी पार्ट है? ये हमारा पेटल है, नीचे वाला हमारा कार्पेल है। ये सब बात हम कर चुके हैं। और हमने क्या देखा था? हमने ये भी कहा था कि फ्लावर कौन सी होती है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होती है जो कि डेवलप की होती है फ्लोरल प्रिमोरिया एक बर्ड से। तो फ्लोरल प्रिमोरिया क्या है? ये हमारा फ्लोरल प्रिमोरिया ये हमारा एक बर्ड है जो बर्ड बाद में डेवलप होकर के एक न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन कर देता है। अच्छा, फ्लावर कौन सी पार्ट है हमारे प्लांट की? तो फ्लावर हमारे प्लांट की रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर प्लांट्स में अगर फ्लावर ना हो तो फिर रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लावर का फंक्शन ही यही है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। अच्छा, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी हो सकते हैं और फीमेल पार्ट दोनों हो सकती है। मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं जबकि फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। मेल पार्ट जो होता है ये कंसिस्ट क्या हुआ होता है? स्टैमन से। ये कंसिस्ट क्या होता है? स्टैमन से। एक स्टैमन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक स्टैमन जो होता है ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। उसमें से ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम एंथर बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं स्टाइल। एंथर और स्टाइल मिलके क्या बनता है? बनता है स्टैमन। मतलब कि एंथर और स्टाइल को मिला के हम क्या बोलते हैं? मिला के हम उसको स्टैमन कहते हैं। ये बात हम जान चुके थे। गाइनोशियम किसको बोलते हैं? हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम बोलते हैं। और गाइनोशियम किसका बना होता है? गाइनोशियम बना होता है कार्पेल यूनिट का। मतलब कि अगर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे कार्पेल, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम गाइनोशियम। वैसे ही सेम एंड्रोशियम में होता है, अगर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे स्टैमन, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एंड्रोशियम। ये सारी बात हम कल कर चुके थे, ये हम आज थोड़ा सा रिवाइज किए हैं। फिर हमने ये भी बात कहा था कि स्टैमन जो होता है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। अभी हमने कहा स्टैमन 2 पार्ट्स का मिलकर बना होता है। एक होता है एंथर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला होता है फिलामेंट। तो ये वाला पार्ट हमारा एंथर है और ये वाला हमारा फिलामेंट है। ये बात भी हम जान चुके थे। अच्छा, फिलामेंट जो होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जो फिलामेंट जो होता है, जैसे कि ये हमारा एंथर जो है, इसका जो नीचे वाला फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट होता है ये फ्लावर के कौन से पार्ट से अटैच हुआ होता है? बताइए। मैंने कल बताया था कि फ्लावर के जितने भी पार्ट्स डेवलप हुए होते हैं वो कौन से पार्ट से डेवलप किए होते हैं? वो डेवलप किए होते हैं रिसेप्टिकल और थैलेमस के नोड से। रिसेप्टिकल थैलेमस दोनों एक ही नाम है और ये दोनों डेवलप किससे? जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, चाहे वो आपका कार्पेल हो, पेटल हो, सेपल हो, स्टिग्मा हो, स्टाइल ओवरी, मतलब जो भी पार्ट हो, ठीक है, वो सब किससे डेवलप किए होते हैं? वो सब डेवलप किए होते हैं हमारे रिसेप्टिकल के और थैलेमस के नोड से, राइट। तो कहने का मतलब है जब सब वहाँ से डेवलप किए हुए हैं तो हमारा जो एंथर का फिलामेंट है वो किससे अटैच किया हुआ होगा? तो हमारा एंथर का फिलामेंट जो है वो थैलेमस से अटैच किया हुआ होता है और कभी कभी पेटल से भी अटैच किया होता है। आपको ये बात समझनी है? चलिए एक काम करते हैं, इसका हम डायग्राम, स्टार्टिंग का डायग्राम देखते हैं। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर आप ध्यान से दें तो देखिए यहाँ पे एक मेल पार्ट है, ठीक है, ये स्टैमन, ये पूरा का पूरा मेल पार्ट है। ये किससे निकला हुआ बाहर? तो ये निकला हुआ ये हमारा थैलेमस है। ये क्या है? ये हमारा थैलेमस है, ठीक है, ये हमारा थैलेमस है। तो इसी थैलेमस से आपका हर एक पार्ट निकला हुआ है। तो जो मेल पार्ट होता है हमारा एंथर जो होता है, हमारा जो मेल पार्ट स्टैमन होता है ये निकला हुआ होता है थैलेमस से, राइट। ये थैलेमस से निकला हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी प्लांट में क्या होता है कि जो हमारा स्टैमन होता है ये थैलेमस से अटैच ना हो करके ये अटैच क्या होता है? पेटल से। पेटल कौन सी है? पेटल जहाँ बोले आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कल के लेक्चर में हमने पेटल को बहुत ही अच्छे से देखा, हमने इस पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। तो ये हमारा पेटल है, ठीक है। तो किसी किसी में क्या होता है, किसी ये डिपेंड करता है फ्लावर के प्लांट्स के स्पेशीज़ पे। तो किसी किसी में क्या होता है कि जो एंथर होता है, जो हमारा मेल पार्ट होता है स्टैमन, ये निकला हुआ होता है पेटल से। तो किसी किसी में निकला हुआ होता है ये रिसेप्टिकल से। रिसेप्टिकल को हम थैलेमस भी कहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है।
कि हमारा जो मेल पार्ट होता है ये कहाँ से अटैच किया हुआ होता है, ये किसी में अटैच किया होता है रिसेप्टिकल से, तो किसी में अटैच किया होता है पेटल से। ये डिपेंड करता है हर प्लांट में, इसके स्पीशीज भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो ये बात हम समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। राइट, तो हमने अभी इसी की बात की थी कि रिसेप्टिकल और पेटल में हमारा फिलामेंट अटैच हो सकता है। हमारा फिलामेंट मतलब कौन सी फिलामेंट, मतलब हमारे स्टैमेन की फिलामेंट अटैच हो सकती है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि एंथर हमारा कैसा होता है, ठीक है, तो ये देखिए, ये एंथर है, पूरा ऊपर स्ट्रक्चर, ये नीचे में फिलामेंट है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है और एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है हमारी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि सीधे एनसीईआरटी के डायग्राम को दे दिया जाता है और उसको लेबलिंग करने के लिए कहा जाता है। तो एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम अब बड़ा गौर से देखें और उसको याद रखें हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपके नीट एग्ज़ाम के लिए और आपके बोर्ड्स के लिए, दोनों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये हमारे फ्लावर का एंथर वाला पार्ट है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट को हम स्टॉक भी बोलते हैं। ओके, अगर हम इस एंथर को जूम करें, उसको हम काटें ट्रांसवर्स सेक्शन से, मतलब ऐसे करके एक चीज़ को अगर हम ऐसे काटते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर ऐसे काटते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। राइट, तो ये किस सेक्शन में कटा हुआ है, ये कटा हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये चीज़ कटा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर इस एंथर को जूम करके दिया हुआ है तो देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन से ये काटा हुआ है और क्या है, इसके जब हमने इसे काटा तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि इसके अंदर दो खाली खाली क्या है, दो खाली खाली डब्बे भरे हुए हैं। एक का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलन सैक, लाइन ऑफ डेहिसेंस। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं ईजी डायग्राम पहले दिखाती हूँ। देखिए, ईजी डायग्राम है, देखिए ये हमारा स्टैमेन है। ओके, ये हमारा स्टैमेन है, आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट, ये हमारा स्टैमेन है, दिख रहा है। राइट, ये हमारा स्टैमेन है, ये हमारा एंथर है। ओके, तो ये हमारा स्टैमेन है, ये हमारा एंथर है, फिलामेंट है, दिख रहा है। तो इसको हमने टीएस में काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा और देखा इसके अंदर गोल गोल पॉलन सैक्स भरे हुए हैं। पॉलन सैक मतलब क्या होता है, पहले जानिए सैक का मतलब क्या होता है। सैक का मतलब होता है थैली। घर में आप चीनी लेकर के आते, कभी कभी पॉलिथीन में मम्मा बोलती है ना, बेटा जाओ जाके 1 किलो चीनी लेके आओ मार्केट से, 1 किलो प्याज लेकर के आओ, ऐसे बोलती हैं आपको। तो आप एक थैली में लेकर के आते हो सामान, तो वो थैली क्या है, थैली मतलब सैक, उसके अंदर चीनी रखा है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मम्मा ने इसको क्या बोला कि जाओ पॉन लेकर के आओ, ऐसा नहीं कहा है, हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 4 थाली लिया। ठीक है, 4 भाई हैं, चारों भाई ने 4 थाली लिए और हर भाई ने अपनी थाली में क्या लेकर के आए, पॉलन ग्रेन लेकर के आए। तो पॉलन सैक किसको बोलते हैं, पॉलन सैक वैसा सैक, वैसा थैली जिसमें पॉलन ग्रेन रहता हो। अब आप कहोगे पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो आई थिंक छोटे क्लास में आप ये बात जानते होगे पॉलन ग्रेन क्या होता है, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस लेक्चर में हम पॉलन ग्रेन के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलन ग्रेन पे पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, मतलब उसकी हर एक चीज़ को हम जानेंगे क्या होता है वो। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और डायग्राम देखिए एक रियल फ्लावर का, अगर रियल फ्लावर को अगर आप अपने हाथ में लेते हो तो पहचान में आना चाहिए ना आप किससे पढ़ रहे हो। भाई आप तो सादिया मैम के स्टूडेंट हो, राइट, तो आप तो एडवांस होने चाहिए। आप तो किसी भी फ्लावर को उठाओगे, कहोगे इसमें एंथर कहाँ पे है, ढूंढने की कोशिश करोगे तो देख लेना जो इस तरह का जो पार्ट होगा वो हमारा एंथर है, ये सिंगल बीच में एक होगा ऐसे वाला। ठीक है, और थोड़ा सा और सबके कंपेयर में थोड़ा सा मोटा होगा तो स्टिग्मा हो जाएगी, मम्मा हो जाएगी, कहने का मतलब फीमेल पार्ट हो जाएगी। तो ऐसे फ्लावर को पहचान सकते हो, द फ्लावर के मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को आप पहचान सकते हो। ठीक है, इस अगर डायग्राम को अगर आप मैच कर सको वहाँ पे तो आपको सिर्फ बुक्स की चीज़ें नहीं आना चाहिए, आपको रियल लाइफ की चीज़ें भी आना चाहिए, तभी तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, तब तो बड़े होकर आप साइंटिस्ट बनोगे, डॉक्टर बनोगे, जो मन करेगा अच्छी चीज़ कुछ बनोगे लाइफ में। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक स्टार्ट हो गई है टीएस ऑफ एंथर। ये सारी बातें तो हमारी कल हो चुकी थी, आज हम देखेंगे कि एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने अभी तक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे अच्छे से। देखिए, हमने एक एंथर को लिया, फिर से क्या करा, हमने उसे टीएस में ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, और काट के हम किस में देख रहे हैं,
काट किसको देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। मतलब कि ये फ़ोटो किसकी फ़ोटो है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फ़ोटोग्राफ है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पहले हम पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करें तो एंथर क्या होता है, ये हमारा एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है कैसे भाई, हमने देखा है कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था बटरफ्लाई की तरह। कितने लोब से बताओ अभी, कितने खंड इसके अंदर, एक खंड ये वाला है और दूसरा खंड ये वाला है, दिख गया। तो कहने का मतलब आंसर क्या हमारा, बाइलोब्ड, मतलब बाई मतलब दो, लोब मतलब खंड। तो कितना खंड इसके अंदर, एक खंड और ये दूसरा खंड। तो आंसर हो गया ना, बाइलोब्ड। अच्छा, बाइलोब्ड को हम डाइथेकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई मतलब दो और थेकस मतलब खाना। तो क्या हो गया, इसके अंदर दो खाना है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, दो बॉक्स बना हुआ है। तो आंसर क्या होता है, आंसर हमारा बाइलोब्ड और डाइथेकस होता है। आंसर क्या होता है हमारा, आंसर हमारा बाइलोब्ड और डाइथेकस होता है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार आपके नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि जो हमारा आंसर है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो बाइलोब्ड है या फिर मोनोलोब्ड है या फिर डाइथेकस है, मोनोथेकस है। ऐसे करके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी गलती हो सकती है, इसलिए अब इसको ध्यान से पढ़ लो ताकि वहाँ पे आपका मिस्टेक ना हो सके। ओके, तो हम समझ गए ये बाइलोब्ड और डाइथेकस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं, सेपरेट द थेका। अब देखो, इस थेका को मतलब कि कहने का मतलब है ये देखिए, ये है ना हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस बाइलोब्ड को बाइलोब्ड बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा या फिर इसमें क्या किया गया है, बताइए आप ही। क्या बताया गया, इसमें बीच से इसको अलग किया गया है। देख रहे हैं बीच में खाना बना हुआ है ना, जो उसको दो लोब में बना के रख रहा है। ठीक है, दो लोब में बना के रख रहा है। तो कहने का मतलब है कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को करने के लिए इसमें बीच में क्या होता है, इसमें बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, मतलब एक लंबा सा गड्ढा होता है। ग्रूव मीन्स क्या होता है, गड्ढा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा गड्ढा। ठीक है, तो यही इसका ये होता है। अब हम ज़रा देखें, पढ़ लेते हैं लाइन को। देखिए क्या कहा है, किसमें क्या हो, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होते हैं जो इसको सेपरेट करता है दो थेका में। बिल्कुल सही बात है, सेपरेट करता है दो थेका में, ये बात हम समझ गए। इन क्रॉस सेक्शन एंथर इज टेट्रागोनल। क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन में क्या देते हैं, एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा लगता है कि एंथर ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, दिखता है, क्योंकि हमने एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया। तो हम बचपन में नहीं खेलते कोना कोनी, कौन कोना, तो ये कोना मतलब हम लोग चार वाला हमने स्ट्रक्चर खेलते हैं। ठीक है, इस कोने पे भाई चिंटू खड़ा हो गया, इस कोने पे मिंटू खड़ा हो गया, इस कोने पे मंटी खड़ी हो गई, इस कोने पे बंटी खड़ी हो गई। तो ऐसे हम चार कोने पे खड़े होकर खेलते हैं। वैसे ही क्या है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर ना टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, इसमें क्या होता है, इसमें ना टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मतलब चार कोने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, आपको फिर से दिखाती हूँ, एक बार देखिए, क्या चार कोना है, इमेजिन कर पा रहे हो, चार कोना है इसमें, चार कोना है तो हो गया, दिख गया, चार कोना है इसमें। अच्छा, अब देखिए क्या क्या है इसमें क्या हो, इसमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब चार कोना वाले इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब्स। क्या होता है, हर लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब ये बात तो पते की हो गई, कैसे, अभी तक आप सोच रहे होगे कि मैम इतना सारे मैम खंड की मैम इसको बोल रही हैं कि एक खंड है, इसको बोल रही हैं एक खंड है, लेकिन ये बीच वाले गोल गोल की बात नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये गोल गोल क्या है, ये बीच में हमारे गोल गोल है, ये गोल गोल क्या है, ये गोल गोल क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। पीछे तो लिखा है भाई, हम से देख लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा चार खाना है, ये क्या है, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब ये करता क्या है, क्यों है यहाँ पे, तो हम सब बात देखेंगे। चलिए इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। पीछे क्या कहा गया है, ये हमारा बाइलोब डाइथेकस है, समझ में आ गया, दो लोब्ड है और दो खाना है। ठीक है, दो खाना करने के लिए क्या किया गया है, बीच में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, बीच में लंबा सा ग्रूव है, ये बात भी हो गई। इन क्रॉस सेक्शन मतलब काटने पे क्या होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मतलब चार कोने वाला हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये बात भी समझ में आ गई। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, और कितने होते हैं, सब में
2 होते हैं। हमने देखा था ऐसा वाला स्ट्रक्चर, एक में 2 था और एक और में 2 था। समझ में आ गया? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब फ्यूज एज पॉलन सैक। कहने का मतलब है कि ये 4 जो होते हैं ये कभी कभी क्या होता है, मतलब कभी कभी नहीं, जब ये मैच्योर हो जाता है एंथर तो ये 2 लोब है ना आपस में फ्यूज़ करके एक बन जाते हैं और 2 आपस में फ्यूज़ करके एक बन जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लास्ट में इसकी बात ज़रूर करेंगे क्योंकि हमें टॉपिक को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एनसीईआरटी का नोट्स बना हुआ है पीडीएफ पॉइंट में, मतलब कि ये एनसीईआरटी का नोट्स बना हुआ है एक बुलेट पॉइंट्स में, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो इसीलिए इसमें एनसीईआरटी में एक बात को क्या हो डायरेक्ट लिख दिया जाता है, ठीक है। नोट्स में मैं ध्यान रखती हूँ कि किस बात को कब लिखना है, लेकिन चूँकि ये एनसीईआरटी की लाइन से इसलिए आपको कभी कभी चीज़ें डिसऑर्डर दिख जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हम समझ गए कि ये जो हमारा लाइन है, ये जो हमारा इतना सा लाइन दिख रहा है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ आ चुका है, जिसमें से आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। पूछता है कि आंसर का क्या है, तो आंसर इज अ बाइलोब्ड, ठीक है, टेट्रागोनल 4 स्पोरेंजिएट 2 लूप्ड स्ट्रक्चर, ऐसे आता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। देखिए अब क्या देखेंगे इसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया द सर्कुलर, आपको दिखा था माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा था, ऐसा गोल सा लड्डू जैसा था, 4 था, ठीक है, मतलब वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया इज अ सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय 4 लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब इसमें 4 लेयर भी होते हैं। अच्छा, उस लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। एक काम करते हैं, अभी हम इसके डायग्राम पे चलते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये जो हमारा बीच में दिख रहा है ये हमारा है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जूम किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है। अच्छा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, अब देखिएगा ये स्पोरेंजिया, इसकी 4 लेयर है, उसके ऊपर गिनिए तो 1 लेयर 2 3 और 1 4 लेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, इस 4 लेयर का नाम क्या है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो बाहर वाला जो लेयर है, ये बाहर वाला, इसका नाम क्या, इसका नाम है एपिडर्मिस। तो हमारा जो स्पोरेंजिया होता है, ठीक है, वो इसके बाहर ना 4 लेयर होते हैं, और वो 4 लेयर इसके बाहर पता है क्या होते हैं। चलिए एक काम करती हूँ, मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए अब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, मतलब क्या क्या, हमने एक थोड़े से मैच्योर एंथर का लिया और उसको बीच से हमने क्या किया, ट्रांसलेशन में काट दिया। काट के हमने क्या देखा कि बीच में क्या है, बीच में हमारे क्या है, जल्दी बताओ क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम है इसका, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बात तो हम देख लिए थे। अब फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा जो एंथर है, इस एंथर में कितने लेयर्स हैं, ठीक है। तो एंथर्स में कितने लेयर होंगे, तो एंथर्स में कितने होते हैं, इसमें 4 लेयर होते हैं। कितनी लेयर होते हैं इसमें, 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लेयर, देखिए कौन कौन से वो लेयर होते हैं। एक एपिडर्मिस होता है बाहर वाला, ठीक है, उसके जस्ट बाद वाला क्या होता है, उसके जस्ट वाला होता है एंडोथेलियम, ठीक है, आउटर वाला एपिडर्मिस, जस्ट बाद वाला होता है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम के जस्ट बाद एक और लेयर होता है, ठीक है, और ये मिडिल लेयर उसको बोलते हैं। मिडिल लेयर थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब इसके पास नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं। देखिए एंडोथेलियम में एक ही दिया हुआ है, और सॉरी एपिडर्मिस में एक ही लेयर दिया हुआ है, एंडोथेलियम में थोड़ा उससे मोटा दिया हुआ है, मिडिल लेयर थोड़ा और ज़्यादा मोटा है, और लास्ट में क्या है, अंदर में है टैपेटम। तो कितनी लेयर हो गए, एपिडर्मिस 1, एंडोथेलियम 2, मिडिल लेयर 3 और टैपेटम 4। तो क्या होता है कि हमारा जो स्पोरेंजिया जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल देख रहे हो ना, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर का ये सेल है, उसको हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल देखा गया है। अच्छा, अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। स्पोरेंजिया मीन्स क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा मेरा फर्स्ट चैप्टर, अगर आपने देखा होगा इसका वीडियो, मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, उसका हर एक लेक्चर दिया हुआ है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का। अगर आप वो मेरे लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हो और फिर आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपको स्पोरेंजिया बहुत अच्छे से पता हो क्या होगा। स्पोरेंजिया क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए होते हैं, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर है बीच वाला,
ठीक है। इसका ये बीच वाला स्ट्रक्चर है जिसको मैं बार बार माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रही हूँ। इसको माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों रखा गया? स्पोरेंजिया मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो मतलब इसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो बहुत माइक्रो, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब छोटे छोटे माइक्रो लेवल के स्ट्रक्चर को रखने वाला बैग, माइक्रोस्पोरेंजिया। आई थिंक अब क्लियर हो चुका है कि माइक्रोस्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोलते हैं। अब बोलो इतना कौन बताएगा आपको कि उसको इतनी ये भी क्यों बोलते हैं? ये तो कोई नहीं पता, बस बोल देता है कि हाँ ये होता है, बस समझ लो, रट लो, मुझे नहीं पता। मैं ये बता रही हूँ कि क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम समझ गए माइक्रोस्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोलते हैं। अब जब इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पता है माइक्रोस्पोरेंजिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया ना पॉलन ग्रेन को बनाता है बाद में, जो हम पॉलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कब से पॉलन ग्रेन कह रही हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी इतना जान लो, हम बाद में देखेंगे इसको। तो इस पॉलन ग्रेन इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को रक्षा करने के लिए कोई होना चाहिए ना। जैसे कि हमारे घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ रखी हुई है, तो उसको रक्षा करने के लिए हम बहुत सारे लोग को लगा देते हैं, ठीक है, भाई तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो। या फिर मान लो कि कुछ देख लिए कि अगर हीरे की जो रक्षा करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे लोग मतलब एक ये लेवल होगा, फिर एक ये लेवल होगा, फिर एक ये लेवल होगा, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर में देखा था आपने कितना लेवल्स थे, जो डायमंड को लेके भागा था शाहरुख खान। तो कहने का मतलब है कि तो हम बहुत प्रोटेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन पॉलन ग्रेन से ही बनेगी। बिल्कुल सही बात है कि आगे आने वाली जनरेशन जो प्लांट्स की होगी वो पॉलन ग्रेन से ही बनेगी। तो मतलब प्लांट को अगर चाहिए कि मेरा एक और बेटा हो, मेरी एक और बेटी हो, ठीक है, उसको पॉलन ग्रेन को संभाल के रखना पड़ेगा। तो संभाल के रखने के लिए क्या होता है, इसके पास कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। बाहर वाले का एपिडर्मिस, बाद वाले का एंडोथेलियम, उसके बाद वाले का मिडिल लेयर, अंदर वाले का टैपेटम। टैपेटम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इस बात को जानेंगे आगे। आई होप अब तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, इसके बीच में तो हम ये बात हम समझ चुके हैं क्या होता है, हम सबके बारे में एक बार और देखेंगे अच्छे से डेफिनेशन के साथ। अब देखिए, यहाँ पे बीच में आप देखिएगा कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कनेक्टिव। कनेक्टिव वो पार्ट होता है जिससे एंथर का फिलामेंट अटैच होता है। अगर आप एंथर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिखा है ध्यान से। तो जो स्ट्रक्चर है, जो फिलामेंट जो है वो अटैच किया होता है किससे? तो ये हमारे एंथर के कनेक्टिव पार्ट से अटैच किया होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिलामेंट एंथर के किस पार्ट से अटैच किया होता है, तो कनेक्टिव पार्ट से अटैच किया, कनेक्टिव टिश्यू है इसका, उससे अटैच किया हुआ होता है। आई होप अभी ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, कौन कौन क्या होता है, इसके फंक्शन को हम अच्छे से एक बार फिर देखेंगे। ओके, अब तो आपको इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार फिर से देखिए इसको। तो वो जो हम पीछे देखे थे, ये जो डायग्राम है हमारा, ये जो हमारा पूरा डायग्राम है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बताइए आप ही। तो ये हमारा ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को हम जूम करके पीछे देख रहे हैं। यहाँ पे जूम किया हुआ ऑलरेडी, लेकिन हम पीछे हम थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, डायग्राम ज़्यादा अच्छा है इससे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से एपिडर्मिस आउटर लेयर, बाद वाला क्या है एंडोथेलियम, थोड़ा मोटा है, मिडिल लेयर देखिए मल्टीपल लेयर्स में है, मिडिल लेयर, बीच वाला है टैपेटम। टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि टैपेटम जो होता है इसके अंदर बन रहे पॉलन ग्रेन। अभी पॉलन ग्रेन बना नहीं है, पॉलन ग्रेन भी बन रहा है, पॉलन ग्रेन की मदर से अभी, मतलब कि अभी ये मम्मा है, ठीक है। ये मम्मा बाद में डिवाइड करेगी अपने फिर बहुत सारे बेटों को, पॉलन ग्रेन को जन्म देगी, ठीक है। तो उस पॉलन ग्रेन को बनने के लिए उसको खाना चाहिए ना, वरना पॉलन ग्रेन तो मर जाएगा, मम्मा भी मर जाएगी बिना खाना के। खाना कौन देगा उसको? खाना देगा उसको टैपेटम। तो टैपेटम बेसिकली इस अंदर वाले सेल्स को फूड प्रोवाइड करता है, इसका मेन ये काम होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाओ टैपेटम, तो आपका एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार टैपेटम से इतने सारे क्वेश्चन पूछ चुका एग्जाम में कि लगता है टैपेटम इसका ना फेवरेट है। तो टैपेटम अगर आप पढ़ लिया तो फिर आपका अभी 2020 में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। तो टैपेटम एकदम अच्छे से जान लो क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं, हम कौन कौन से लाइन देख रहे थे। हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस 4 लेयर से कवर किया होता है। कौन कौन से वो लेयर होते हैं? पहले वाला एपिडर्मिस, उसके बाद वाला एंडोथेलियम,
मिडिल लेयर एंड टाइपेटम। तो ये कभी कभी ये पूछ भी लेता है आपसे कि आप एंथर के जो लेयर्स होते हैं, एंथर के जो लेयर्स होते हैं उसको आप अरेंज कीजिए सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, आउटर से इनर। अगर बोलेगा आउटर से इनर तो क्या करेंगे हम, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टाइपेटम को हम टिक मार्क करेंगे। लेकिन अगर बोलेगा इनर टू आउटर, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर, उसको आप मेंशन कीजिए। तो क्या करेंगे हम, तो हम पहले टाइपेटम लगाएंगे, फिर मिडिल लेयर, फिर एंडोथेलियम और बाद में फिर एपिडर्मिस। अंडरस्टैंड ना। तो इस तरह से इसको अरेंज करना भी, मतलब को याद करना है बिल्कुल अरेंज में। ऐसा नहीं कि एंडोथेलियम याद कर लिए, फिर एपिडर्मिस, फिर टाइपेटम, फिर मिडिल लेयर, तो उल्टा फुल्टा याद नहीं करना है, एकदम सीरीज से याद करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्ट द पॉलिन ग्रेन टू हेल्प द डेhiscence ऑफ द एंथर। और जो हमारे जितने भी लेयर्स होते हैं, कहने का मतलब अगर हम सिर्फ टाइपेटम की छोड़ दें, क्योंकि टाइपेटम तो खाना दे रहा है, तो हमारा एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये सब का काम होता है पहले बात तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और बाद में जब पॉलिन ग्रेन बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो बोलेगा मम्मा अब तो मैं मैच्योर हो गया, मुझे तो बाहर जाना है, ठीक है, मुझे अब बाहर जाना है, अपनी राजकुमारी को ढूंढना है, ठीक है। तो फिर ये पॉलिन ग्रेन बड़ा होगा और फिर वो एंथर से फट के बाहर निकल जाएगा अपनी राजकुमारी को ढूंढने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ढूंढते हैं राजकुमारी को, ठीक है। इस चीज़ को हम समझने से पहले एक काम करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। क्यों इसको देखेंगे, क्योंकि एंडोथेलियम, एपिडर्मिस, सबकी डेफिनेशन आ गए ना। एक और डेफिनेशन बहुत अच्छी है इसकी, मैं उसकी फ़ोटो लेकर के आई हूँ, लेकिन पहले इसको आप देख लो। सबका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, किसकी जो सेल में टिश्यू, एंथर के टिश्यू कौन कौन से हैं, ठीक है, उसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो हमने बात की थी कनेक्टिव की, बात की थी ऐसे वाला एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, बीच में गोल सा था, कनेक्टिव, जिससे फिलामेंट अटैच होता है, बताया था, ठीक है। तो कनेक्टिव कौन सी पार्ट होती है, ज्वाइन द एंथर टू द थेका टुगेदर। कहने का मतलब ये एंथर को ज्वाइन करने का एरिया कौन होता है, कनेक्टिव होता है, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सपोर्ट एंड मॉर्फोलॉजी, और ये इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मॉर्फोलॉजी प्रोवाइड करता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। कौन सा स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से आपको देख के बोलेंगे इसकी नाक तो बड़ी लंबी है, ठीक है, लेकिन इसकी आँख छोटी हो गई, ऐसा क्यों हो गया, इसके हेयर तो बड़े लंबे हैं, ठीक है, इसकी लिप्स तो बड़ी छोटू सी है, ठीक है, इसकी हाइट तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे। तो बाहर देख के हम बता रहे हैं ना कि इसकी आँख छोटी है, नाक लंबी है, हाइट अमिताभ बच्चन वाली है, बात कर रहे हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं, हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कनेक्टिव जो होता है, ये इतना समझ लो सिर्फ आप कि ये एंथर के फिलामेंट को अटैच करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इतना बस जान लो, और जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, सेलुलर सेल क्लस्टर डेhiscence, ये मत याद करो, फालतू में बहुत स्ट्रक्चर दिया रहता है, ठीक है। एंडोथेलियम ये हमारे काम का है। एंडोथेलियम क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है किस चीज़ में, डेhiscence में। डेhiscence मतलब क्या होता है, पॉलिन ग्रेन को फट के बाहर निकलना, ठीक है। पॉलिन ग्रेन को एंथर में क्या बन रहा था, पॉलिन ग्रेन डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो एंथर के पॉलिन ग्रेन को डेवलप होके पॉलिन ग्रेन को फट के बाहर निकलना। कहने का मतलब है एंथर को वॉल को फाड़ते हुए पॉलिन ग्रेन को बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड डेhiscence। मतलब कि जैसे ही पॉलिन ग्रेन बड़ा होगा, अब बोलेगा मम्मा मम्मा मेरे को तो बाहर निकलना है, मेरी राजकुमारी तो बाहर है, तो जैसे वो फट के बाहर निकलेगा राजकुमारी के लिए, दैट इज कॉल्ड डेhiscence, ठीक है। एग्जाम में राजकुमारी मत लिख देना, ठीक है, बस याद करने का तरीका है, ओके। अच्छा, ये समझ गया। एपिडर्मिस क्या होता है, सेम, ये इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रिवेंट द वाटर लॉस से बचा रहा है, कहने का मतलब पानी वानी सब देगा ना भाई। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से प्रोसिव सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, इसको वाटर लॉस से बचा रहा है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा इसको मोटा बना के रख रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, बस सांस तो लेता है ना भाई, हमारा जो प्लांट भी तो सांस लेता है ना, तो गैस एक्सचेंज करने में रोल प्ले कर रहा है। और फिर वही जब फटेगा पॉलिन, जब हमारा एंथर का वॉल फटेगा और पॉलिन ग्रेन बाहर निकलेगा, तो वह वॉल को फाड़ते बाहर निकलेगा ना, तो सब डेhiscence में सब उसको बाहर निकलने में सब बोल रहा है, हाँ बेटा जा, तू बड़ा हो गया, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, जा सिमरन के पास जा, तो सब उसको बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या होता है, बहुत बड़ा डिबेट है ये, माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन। बिकॉज क्या होता है कि माइक्रोस्पोर क्या होता है, बहुत जगह NCERT में और बहुत जगह क्या लिखा होता है कि माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन को ना
साइनोनिम्स कर देता है। कहने का मतलब पॉलन ग्रेन साइन और माइक्रोस्पोर दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं है, एक्चुअल में अलग है। कैसे अलग है तो भी हम जस्ट बात करेंगे इसकी, ठीक है। अभी तो इस पहले इसको देख लें, फिर आगे बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन हाइब्रिड चला आता है। हाइब्रिड मैं सेम चीज़ कहती हूँ, हम नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा सा इसमें हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, ठीक है। तो समझते हैं और क्या होता है, और बात करेंगे मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर क्या होता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रोमियम क्या होता है, डेहिसेंस में हेल्प करता है। अब देखिए ये हमारा स्ट्रोमियम है, हमारा एंथर है। स्ट्रोमियम का स्ट्रक्चर आई थिंक मैं लेके नहीं आई, लेकिन स्ट्रोमियम मैं दिखाती हूँ कैसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये इसका एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जस्ट बात क्या है, इंडोथेशियम है ना। क्या होता है कि इंडोथेशियम, हम इसकी बात, ये हमारा इंडोथेशियम है। क्या होता है इंडोथेशियम में कहीं कहीं पे जो कह सकते हैं वहाँ पे इंडोथेशियम की लेयर गायब हो जाती है, मतलब नहीं होती या फिर बहुत पतली होती है। क्यों होती है पतली, तो पतली इसलिए होती है ताकि वहाँ से हमारा पॉलन ग्रेन बाहर निकल सके। तो स्ट्रोमियम जो होता है, स्ट्रोमियम वर्ड जो आया था, कहने का मतलब स्ट्रोमियम वर्ड जो हमारा आया था, स्ट्रोमियम यही वर्ड आया था। तो हमारा स्ट्रोमियम वर्ड जो आया था, इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ये इंडोथेशियम के पास ये एक ऐसा खाली जगह बनाता है, या फिर ये वैसा पॉइंट होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर आ सके। क्यों इंडोथेशियम से डायरेक्टली बाहर क्यों नहीं आ सकता, इसको स्ट्रोमियम ही क्यों चाहिए, क्योंकि इंडोथेशियम जो होता है ये सबसे टफेस्ट लेयर होता है। मतलब पूरे एंथर का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल कौन सा होता है, इंडोथेशियम होता है। तो इसको फाड़ना, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए क्या होता है, कहीं कहीं पे एंथर में क्या होता है, खुद इंडोथेशियम वॉल या तो बहुत पतला होता है या तो वहाँ पे एब्सेंट होता है, ताकि पॉलन ग्रेन जैसे ही मैच्योर हो जाए, जैसे ही बड़ा हो जाए, तो वहाँ उस रास्ते से वो बाहर निकल। जैसे कैसे गेट होता है हमारे घर में बाहर निकलने के लिए, हम दीवार तोड़ के भी घर से बाहर निकलते हैं। मम्मा बोलती हैं कि बेटा जाओ स्कूल जाओ, तो ऐसा करते हैं कि हम दीवार को फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, फिर वहाँ से आते फिर हम फाड़ते हुए घर में चले आते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, हम गेट से आते जाते हैं। तो वैसे ही स्ट्रोमियम क्या होता है, स्ट्रोमियम मान लो पॉलन ग्रेन को बाहर निकलने का क्या है, गेट है। अच्छी बात है नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ गए इस चीज़ को, स्ट्रोमियम क्या करता है। तो इसलिए लिखा हुआ है डेहिसेंस, मतलब कि पॉलन ग्रेन को बाहर निकलने में ये रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रोमियम तो डेहिसेंस का ही काम करता है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता इसका। एक ही काम होता है कि पॉलन ग्रेन को ही बाहर निकलेगा, क्योंकि गेट है और कोई काम करेगा ही नहीं। अच्छा, अब हमारी बात आ गई टैपेटम की, जिसकी हम कब से बात कर रहे थे। क्या है टैपेटम बेसिकली क्या है, ये हमारा एक वॉल है जो पॉलन ग्रेन को डेवलप करने में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एंजाइम फॉर द माइक्रोस्पोर रिलीजिंग टिटर्स, कहा ना, कहीं कहीं पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कह देते हैं। तो अगर पॉलन ग्रेन को कहीं कहीं माइक्रोस्पोर बोलता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सही कह रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये कितना सही है मैं ये बताऊँगी। एनसीईआरटी भले इस बात को क्लियर नहीं करता, एनसीईआरटी बोलते साइनोनिम्स है, कोई दिक्कत नहीं, साइनोनिम्स बोलेगा तो हमको सही कर देंगे। लेकिन अगर पूछेगा फिर भी कि अब पॉलन ग्रेन में और माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस है, तो हम ये बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंस में है, बिल्कुल है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हम बात समझ। बंडल ऑफ वैस्कुलर बंडल क्या है, तो ये एक इसका एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, जो वाटर सप्लाई में रोल प्ले करता है। जो हम देखेंगे एनाटॉमी तो हम देखेंगे, अभी हमें ये चीज़ नहीं जानना है। ओके, तो अब हम ये बात समझ के क्या होता है अच्छे से, ठीक है, समझ गए इंडोथेशियम। एंड अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें क्लियर हो चुका अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। आर्कीस्पोरियल सेल क्या होता है, देखिए, क्या आप जानना चाहते हैं कि एंथर आखिर बना कैसे, ये आया कहाँ से। तो आप कहोगे मैम फ्लावर तो बन गया फ्लोरल प्रिमोर्डिया से, क्योंकि फ्लावर किससे बना था, फ्लोरल प्रिमोर्डिया बर्ड से बना था, जो डेवलप किया बाद में फिर एक फ्लावर बना दिया। लेकिन ये एंथर की ओरिजिन किससे हुई थी, पता है आपको ये बात। चलिए हम बताते हैं क्या हुआ था। देखिए, पहली बात तो कुछ सेल्स थे, कलेक्शन ऑफ सेल्स थे, ठीक है। उस कलेक्शन ऑफ सेल्स का ऊपर क्या था, एपिडर्मिस था। क्या था, एपिडर्मिस समझते हैं क्या होता है, मतलब कि आउटर लेयर बताया था। एपिडर्मिस मतलब कि ईपी मतलब बाहर, डर्मिस मतलब स्किन, तो बाहर का स्किन, आउटर लेयर, राइट। तो एपिडर्मिस था, बीच में बहुत सारे क्या थे, टिश्यू भरे हुए थे।
ठीक है। तो इसमें के कुछ टिश्यूज़ क्या थे, उसको हमने कहा, इसका नाम है आर्कीस्पोरियल सेल। क्या नाम है उस टिश्यू का? आर्कीस्पोरियल सेल। मतलब सब नहीं, कुछ इस टिश्यू में कुछ थे आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल क्या किए, अब ये हमारे आर्कीस्पोरियल सेल क्या किए, खुद को डेवलप किए और डेवलप करके क्या बनाए, दो तरह का सेल बनाए। क्या बनाए? दो तरह का सेल बनाए। एक बनाए प्राइमरी पैरिटल, नीचे लिखा हुआ है, और एक बनाए प्राइमरी स्पोरोजिनस। क्या बनाए? ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान लगाना है आपको। तो क्या कि दो तरह का सेल बनाए, एक बनाए प्राइमरी पैरिटल, एक बनाए प्राइमरी स्पोरोजिनस। प्राइमरी पैरिटल सेल बाद में डेवलप करके क्या बनाया, इसने बनाया, एक मिनट, प्राइमरी पैरिटल से डेवलप करके क्या बनाया, इसने बनाया वॉल लेयर्स। इसने क्या इसने बनाया लेयर्स। किसके लेयर्स को? एंथर के लेयर को बनाया। इंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, क्योंकि एपिडर्मिस तो पहले से प्रेजेंट था, तो उसको ये क्यों बनाएगा? तो आर्कीस्पोरियल सेल ने पूछा जाता है एग्जाम में, ये देखो नीट, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है ये बात, लेकिन नीट में आता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इन बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी हमें समझना होता है। एनसीईआरटी कहता है आप इन बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी को समझो, वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो ये बात कहना चाह रहा है, तो इसीलिए मैं इसको लेकर के आई हूँ। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है। हर चीज़ बहुत ईजी होता है, समझने भर की देरी होती है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगी, तो हर चीज़ बहुत ईजी है, ओके। तो समझ लीजिए हमने क्या कहा कि कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर एपिडर्मिस एक लेयर होता है, उस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स बड़े होते हैं, उसमें से कुछ सेल्स क्या होते हैं, उसको हम बोल देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल बोल देते हैं। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो बड़ा होकर इसने दो तरह का सेल को बनाया। एक बनाया प्राइमरी पैरिटल, एक बनाया प्राइमरी स्पोरोजिनस। याद रखिए, स्पोरोजिनस मतलब स्पोर बनाता है, तो कौन सा बनाएगा? तो इतना समझ लो कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है। कौन सा स्पोर? तो माइक्रोस्पोर। यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन आप माइक्रोस्पोर याद रखो, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अब प्राइमरी पैरिटल सेल क्या बनाएगा? ये दो तरह का लेयर बनाएगा। समझ में आ गया? प्राइमरी स्पोरोजिनस क्या बनाएगा? ये स्पोर बनाएगा। अब प्राइमरी पैरिटल ये सिर्फ लेयर बनाएगा। कौन कौन से एंथर के जो लेयर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपको जस्ट बताया अभी, कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मिस को हटा के कौन कौन से होते हैं? इंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। तो ये प्राइमरी पैरिटल सेल तीन लेयर को बनाता है, ठीक है। मिडिल लेयर, इंडोथेशियम और टैपेटम। समझ में आ गया? ठीक है। और कहीं कहीं पूछता है कि बहुत ही रेयर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो टैपेटम होता है इसको कौन कौन सी लेयर बनाती है? टैपेटम को दो लेयर बनाती है, मतलब कि टैपेटम लेयर जो होती है, कभी कभी क्या होता है प्राइमरी पैरिटल के सेल बना देते हैं कुछ एक सेक्शन, कुछ कनेक्टिव टिश्यू। आपको कनेक्टिव टिश्यू कौन सा बनाया था, एक बताया था, एक ऐसे एंथर के अंदर हर चीज़ बताना पड़ता है आपको, बुक बना के देखिए बताया था। ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, बताया था। इसके बीच में जहाँ पे फिलामेंट अटैच होता है एंथर का, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो कनेक्टिव का टिश्यू को क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड नहीं है, यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो किसी किसी में क्या होता है कि जो हमारा टैपेटम जो होता है उसको दो सेल मिलकर बनाती है, या तो पैरिटल सेल बनाएगी या तो कनेक्टिव टिश्यू, या फिर दोनों मिलकर बनाएगी, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी, बहुत रेयर पूछता है। लेकिन नॉर्मल क्या पूछता है कि आर्कीस्पोरियल सेल दो तरह के सेल को बनाते हैं, प्राइमरी पैरिटल, प्राइमरी स्पोरोजिनस। पैरिटल बनाएगा एंथर वॉल लेयर को, स्पोरोजिनस बनाएगा स्पोर्स को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? सुनना है फिर से, एक बार सुन लो, ठीक है, टाइम नहीं लगे, एक बार सुन लो। क्या है? आर्कीस्पोरियल सेल स्पोरोजिनस सेल से क्या बनाएगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर का। और पैरिटल सेल्स क्या बनाएगा? ये एंथर के लेयर्स को बनाएगा। बात खत्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, हो गया पूरा? इतना अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी आसानी से समझ लिया। अच्छा, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है? चलिए, ये आपकी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है बेसिकली, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज डाइथिकस विच मीन्स, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर मतलब बेसिकली एक एंजियोस्पर्म एक प्लांट का स्पेशीज, जो भी जितनी भी हम प्लांट देखते हैं ना हर जगह, सब जगह बेसिकली ज़्यादातर एंजियोस्पर्म ही होता है।
बस जान लो कि हम प्लांट को एंजियोस्पर्म भी कह रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा डाइवर्सिटी तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ये 11th क्लास का ये सेक्शन है एंजियोस्पर्म। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको तो एंजियोस्पर्म बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया उसे तो बहुत अच्छे से पता है। उसको नहीं पता हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब कि उसकी एंथर डाइथिकस होती है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये ऑप्शन है, आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अब मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने नहीं है, अब मुझे आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सबके आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिख गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है। ये देख लिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब लिखा हुआ है एंथर वॉलियर्स। क्या लिखा यहाँ पे, वॉलियर्स। 1 मिनट, 1 मिनट, देखिए वॉलियर्स ऑफ एंथर, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। इस सब बात मैं बता चुकी हूँ, इसको आप कॉपी में नोट कर लें, समझ लें, फिर से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितना बार समझाऊँ आपको। एपिडर्मिस क्या है, आउटर थिक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। एंडोथेलियम सेकेंड लेयर वॉल है, ठीक है। ये थिक सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज कंपोनेंट है जिससे बना होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके पास पेक्टिन लेग्निन भी होता है, मतलब सेलुलोज पेक्टिन लेग्निन सब मिला के बना होता है। ये डेहिसेंस में रोल प्ले करता है, ठीक है। मिडिल लेयर क्या है, 1 से 6 लेयर में होती है मिडिल लेयर, और ये एंथर को मैच्योर होने के बाद ये चीज़ फिर ख़त्म हो जाता है मिडिल लेयर। टैपेटम की बात करें, इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर का। स्पोरोजेनस टिश्यू को क्या करता है, बेसिकली ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइडी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि जो हमारा टैपेटम है, ये मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होता है, पॉलीप्लॉइडी क्यों होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक तो एनसीईआरटी ये बोलता है कि टैपेटम जो है वो बाई न्यूक्लिएट होता है। क्या बोलता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, लेकिन बेसिकली ये बाई न्यूक्लिएट भी होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है। कहने का मतलब कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी, 2 न्यूक्लियस भी होगा, और 2 से कई ज़्यादा न्यूक्लियस भी इसके हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि टैपेटम का काम है खाना देना। किसको, डेवलपिंग स्पोर को, मतलब बढ़ते हुए पॉलन ग्रेन को खाना देना। अब बढ़ते हुए बच्चे को तो खाना अच्छा खिलाना होता है, वरना क्या होगा, बच्चा ठीक से बड़ा नहीं होगा, 100 तरह की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। बच्चा बड़ा ही नहीं हो पाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब बच्चों को बहुत सारा खाना चाहिए, और बहुत सारे खाने के लिए बहुत सारा इंतज़ाम चाहिए। तो बहुत सारे न्यूक्लियस क्या करेगी, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगी और बहुत सारे फूड का इंतज़ाम करेगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो हमारा टैपेटम जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। कोई नहीं बताएगा मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होता है, मैं बता रही हूँ ना, इसलिए कि क्यों होता है मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि उसको बहुत सारा खाना प्रोवाइड करना होता है। पॉलीप्लॉइडी मीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन है पॉलीप्लॉइडी जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स अगर जब मैं पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे आपको मैं बताऊँगी पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। बस इतना जान लीजिए, पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि सिंपली एक क्रोमोसोम नंबर जो हमारी बॉडी में होती है वो 2n होती है, ठीक है। हर सेल में हमारे गैमीट में बस सिर्फ n होता है, 2n नहीं, सिर्फ n होता है। और किसी में अगर 2n से ज़्यादा होगा, मतलब 2n से 4n हो गया, 6n हो गया, 7n, मतलब कहने का मतलब है नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर 11th क्लास में दिया है तो पता होगा आपको, लेकिन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जान लो कि क्रोमोसोम नंबर इसकी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ज़्यादा इसलिए होती है कि उसका भी सेम काम है, मोर इन्फॉर्मेशन एक बार में चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना होता है लगातार, इसीलिए ये पॉलीप्लॉइडी नेचर का होता है, ठीक है। तो आई थिंक हम समझ चुके हैं इसको बहुत अच्छे से। देखिए, अब मैंने एक बात कहा था कि मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि दोनों लोब जो होता है वो आपस में फ्यूज़ कर, एक लाइन आया था पीछे, बताया था मैंने, ठीक है। एक लाइन पीछे, अगर याद नहीं है तो आप उसको देखो पीछे जा करके, एक लाइन आया था कि मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि दोनों जो माइक्रोस्पोरेंजिया हो या फिर दोनों जो उसके माइक्रोस्पोरेंजिया वाले वॉल होते हैं आपस में फ्यूज़ करें। देखो दो, पहले ऐसा सा था स्ट्रक्चर, पहले तो ऐसा सा स्ट्रक्चर था, अब देखो अब कैसा हो गया, अब दोनों आपस में फ्यूज़ कर गए, ठीक है। दोनों में प्यार हो गया है, देखो फ्यूज़ कर गए आपस में। क्यों फ्यूज़ कर गए, क्योंकि अब पॉलन ग्रेन को इससे बाहर नहीं, अब ये मैच्योर हो गया ना। मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन एक बैग में भर जाता है, ठीक है। बैग में पॉलन ग्रेन भर गया,
और ये स्ट्रोमियम से बाहर निकल रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रोमियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमियम बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। पहले आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। ये आपके होमवर्क है, वो क्लियर करके लाना है। और एक चीज़ और, अगर ये लेक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मे भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स मैं एनसीईआरटी के मैं बाहर ले गई हूँ, तो आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी, मैं बिल्कुल बताऊँगी। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सबके मैं आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और अगर कोई क्वायरीज़ है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उस नंबर पे। ठीक है, इट्स माय कोचिंग नेम, राइट। और किसी को ऑफलाइन क्लास मुझसे पढ़ना है लॉकडाउन के बाद, तो फिर ये इस कोचिंग में आके मुझसे पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, टेक सेफ एंड कंटिन्यू स्टडी आप करते रहें। थैंक यू।